भाई काशवी का एक झूठ और नॉनस्टॉप तानों की बरसात हो रही है अब उस पर। एंड एक्चुअली में यहाँ पर ना काशवी, आई एम सॉरी, हम आपकी साइड नहीं ले सकते, क्योंकि हम तो शुरू से मानते आए हैं कि ये जो बहुओं की सच छुपाने की आदत है ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स यही आदत क्रिएट करती है। अगर आपने ये झूठ नहीं बोला होता तो आज आपको ये ताने नहीं सुनने पड़ते ना। क्यों दिया इतना बड़ा तोड़? मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था, मैंने तुम पर विश्वास किया था, पर इस धोखे के बाद तुमने मेरे ट्रस्ट के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं काशवी। मैं तुम पर कभी विश्वास नहीं कर पाऊंगा, पूरी लाइफ में तुम पर कभी ट्रस्ट कर ही नहीं पाऊंगा। चीटर, तुमने मेरी पीठ पीछे वार किया, पीठ में छुरा घोंपा तुमने। शर्म काशवी! मुझे तुमसे बात नहीं करनी। I don't want to hear from you. Not a single word. देख लिया ना काशवी, सच को छुपाने का क्या नतीजा होता है। तुमने तो सच छुपाया ये समझकर कि अगर अर्जुन को पता चल जाएगा कि वो फेल हो गया है तो वो टूट जाएगा। लेकिन जब उसे पता चला कि आपने उससे झूठ कहा है तो उसने क्या किया? बचाया तुमने मुझे, इस दर्द से बचाया तुमने काशवी। उनका हाथ ज्यादा दर्द दिया तुमने मुझे। अफसन बाजवा अपनी नजरों में हीरो बना घूम रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं हीरो, बस सच क्या है, मैं सिर्फ एक जीरो। I'm just a bloody zero। और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है काशवी। पहले तो वो रिंग में खूब पिटा, उसके बाद उसने तुम्हें भी ताना मारा, और अब जब घर में सबको ये पता चला तो देखिए ये घर वाले भी तुम्हें ही ब्लेम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ समझती हो? मुझे लगा कि मैंने सिविल सर्विस एग्जाम्स पास कर लिए। मतलब हिंदुस्तान में सब जानते हैं कि सिविल सर्विस एग्जाम्स पास करना कितनी बड़ी बात होती है, और उसमें भी 6th रैंक आया और है। मैंने टॉप किया है। हाँ, उसमें इन्होंने टॉप किया है। जस्ट ऐसे बता रही हूँ, नॉट ब्रैगिंग। चलो इन्होंने उसमें मुझे 6th रैंक आया है, ठीक है, ऐसा इनका कहना था। तो बेसिकली इसने मुझसे झूठ बोला कि मैं पास हो गया हूँ। झूठ मतलब कैसे उनके बेकार के सपने दिखाए, झूठे सपने दिखाए। 7 वो आसमान पे तुम्हें चढ़ा, हाँ, 7वें आसमान पे चढ़ाकर फिर बताया कि अरे ये सारे आसमान तो रुई के बने हैं, ये बादल असली हैं ही नहीं, ये रुई के बादल हैं, और सब खत्म कर दिए। कभी भी किसी भी वक्त जो भी बात पता चले ना, उसी वक्त अपने पति या घर वालों को बता दिया करो, क्योंकि अगर तुमने हमेशा ये छुपाने वाली हरकत की ना तो हर पल आपको ऐसे ही डांट सुननी पड़ेगी, सबके ताने सुनने पड़ेंगे, और तो और पति से दूर भी हो जाओगी। अब आज जो हुआ है ना, उससे एक सबक सीख लो कि यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। भले आपसे घर वाले या पति कितना भी प्यार करने का दावा क्यों न कर ले, लेकिन जहाँ इन्हें पता चला कि आपने कोई बात छुपाई है, तब तो आप गई काम से। अब समझी ना हम क्या कह रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ये रिश्ता में अभिनव का पहाड़ से गिरना क्या लगता है, साजिश है या फिर कोई हादसा? आइए आपको बताते हैं। एक हादसा जो बदल देगा सबकी जिंदगियां। फिर चाहे वो अक्षरा हो, अभिमन्यु हो या फिर हो अबीर, और परिवार वाले तो होंगे ही। अब एक हादसे से जब इतना कुछ बदल जाएगा तो यकीनन वो हादसा बहुत बड़ा होगा।
जी हाँ, आज उसी हादसे का दिन है। अभिमन्यु और अभिनव एक साथ गए थे, फिर जहाँ पर दोनों शराब के नशे में एक दूसरे का हाल चाल बयां कर रहे थे। इसी बीच जब अभिनव ने अक्षरा को प्रपोज किया, उसका पैर लड़खड़ा गया। अभिमन्यु ने हाथ बढ़ाया अभिनव को बचाने के लिए। ये कोशिश दोनों तरफ से हो रही थी, लेकिन फिर न जाने क्यों इस सीन को थोड़ा ड्रामेटिक कर दिया गया। दोनों तरफ से स्ट्रगल बाजी चल रही थी। जो ये सीन देख रहा होगा वो अभिमन्यु और अभिनव दोनों की आंखों में भी देख रहा होगा। अब जो चीज हमने देखी, महसूस की, वो है अभिनव और अभिमन्यु की आंखों वाली। आंखों में ये दोनों जैसे एक दूसरे से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो। अब उस कोशिश को थोड़ा सा ना बचा कर रखा जाएगा, क्योंकि बाद में भी तो कुछ चाहिए दिखाने के लिए सीरियल में। फिलहाल अभिमन्यु पर ये इल्जाम लगेगा कि अभिनव को जानबूझकर उसने धक्का दे दिया है, क्योंकि बड़े पापा की आंखों ने कुछ ऐसा ही नजारा देखा। मौके पर पूरा परिवार पहुंचा, अक्षरा भी पहुंची। अभिमन्यु ने ही कहा कि पहले शर्मा जी को अस्पताल ले जाते हैं। बोलो ना जरा आगे खोलने के लिए। बात सुनो। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, बिना आगे नहीं खोल रहे। तुम तो इतना खून ना है, चोट। अक्षरा, हमें शर्मा जी को हॉस्पिटल लेके जाना होगा, इट्स एन इमरजेंसी। अब हालत बहुत ही गंभीर है अभिनव की। ऐसे में ऑपरेशन का जिम्मा किसी और को नहीं बल्कि अभिमन्यु को ही दिया गया। अक्षरा का विश्वास है कि अभिमन्यु अभिनव को बचा लेगा। तुम हर पेशेंट को अपना 100% देते हो, लेकिन आज तुम्हें उससे ज्यादा दे पाऊंगा। लेकिन एक बहन को विश्वास नहीं है, तभी तो अभिमन्यु ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ ही रहा था कि मुस्कान आई और उसने अभिमन्यु को इतनी जोर से धक्का मारा कि वहीं पर ये बात सबको पता चल जाएगी कि अभिमन्यु ने जानबूझकर अभिनव को धक्का दिया है। अब इस कहानी में जितने भी किरदार हैं, ये सभी कश्मकश में होंगे। ये कौन सच्चा है, कौन झूठा है, ये क्या हादसा है, क्या फसाना है। कुछ ऐसे ही शब्दों से ये कहानी अब आगे बढ़ेगी। अभिमन्यु के लिए बहुत ही मुश्किलों भरा दौर होगा, क्योंकि उसे अब सबको ये बताना पड़ेगा कि मैंने कुछ नहीं किया। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। नित्यम और सावी की कैंडल लाइट डिनर पर हुआ ड्रामा। जी हाँ, एक तरफ तो बेचारी सावी नित्यम का मूड अच्छा हो जाए इसके लिए कैंडल लाइट डिनर पर लेके गई, लेकिन वहां पर ऐसा बवाल हुआ कि मूड हो गया खराब। लेकिन आई एम सॉरी, जरा देखकर बताइए ना, क्या वाकई में आपके शहर में भी ऐसा कुछ हो सकता है? सारी मशीन्स में चेक किया हमारे पास। ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे बाद में भिजवा। चलो सॉरी सर, रुकिए। तुम चाहते हो किससे बात? सिक्योरिटी। मेरे भाई को क्रिमिनल बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये दो कोई आदमी तेरे को क्रिमिनल बोलेगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? देखिए भाई, सावी ने क्या सोचा था और क्या हो गया। नित्यम के जेल से छूटने के बाद उसने सोचा कि नित्यम का मूड थोड़ा सा ठीक करते हैं,
इसीलिए वो अपने पति नित्यम के साथ कैंडल लाइट डिनर पर आई है। अब सावी की बहन सोनम और नित्यम का भाई रक्षम, उनको इसका पता चल गया और फिर उसके बाद जो हुआ वो तो आप देखेंगे तो सोचेंगे कि क्या ऐसा भी होता है। अब जहाँ पर कैंडल लाइट डिनर के लिए आए हैं वहाँ पर देखिए कितना तमाशा हो गया। पहले तो लोगों ने इन्हें देखना शुरू कर दिया और आपस में बतियाने लगे कि ये तो वही है ना जिनके घर ईडी की रेड पड़ी थी। तो वही है ना जिनके घर में ईडी की रेड पड़ी थी, 10 करोड़ निकले थे, 10 करोड़। अरे हाँ, इनके पास कैसे पैसे रहेंगे, 10 करोड़ तो पूरी ईडी लेकर गई ना। इतना होने के बाद जब नित्यम को ये पता चला कि उसके तो सारे कार्ड्स ही ब्लॉक हो गए हैं और नित्यम दालमिया से जब इस मैनेजर ने बदतमीजी करना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे बाद में भिजवा दूंगा। चलो सर, सॉरी सर, रुकिए, आप अभी नहीं जा सकते। बैठ जाइए, पैसे आपकी बाइक लेते आएगी। तुम चाहते हो किससे बात कर? सिक्योरिटी। कितना कुछ झेलना पड़ गया नित्यम को। अब ये सब हुआ तो देखिए कैसे शरीफ बनकर रक्षम आ गया और उसने बड़े बड़े डायलॉग्स मारे ताकि नित्यम को ये लगे कि मेरा भाई तो कितना चाहता है मुझे। कहीं ना कहीं मैंने प्यार मोहब्बत से कंपनी अपने नाम करा ही ली है, बट मैं इसको कहीं ना कहीं सफ़र कराना चाह रहा हूँ छोटे छोटे मोमेंट्स में। तो उसी में एक मेरी छोटी सी प्लानिंग है कि मैं रेस्टोरेंट भेजता हूँ नित्यम को और कार्ड्स मैंने इसके क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवा दिए इंटेंशनली। फिर जो मैनेजर है वो भी मैंने प्लान किया हुआ है कि वो उसको कहीं ना कहीं ह्यूमिलिएट करेगा, वहाँ पे एम्बैरेस करेगा पब्लिकली, कार्ड चलेंगे नहीं। सडनली मैं आ जाऊँगा, सामने दिखाऊँगा कि भाई, ताकि उसको उस पॉइंट पे रियलाइज़ करा पाऊँ कि भाई एक छोटे छोटे पैसों के लिए मोहताज कर दूँ, कि जैसे मैंने अपना बचपन जैसे गुजारा है। तो बस एक वही साजिश है, वही हम लोगों ने अभी यहाँ पे प्लान किया है। अब टेलीविजन पर इस तरीके के ड्रामे तो अक्सर होते रहते हैं। ये भाई भाई से बदला लेता है तो बहन बहन से बदला लेती है। इसी बदला बदली को लेकर कितने सारे एपिसोड्स निकल जाते हैं। गलतफहमी दूर भी होती है, माफ़ी भी मांगी जाती है, फिर बाद में फिर कोई नई कहानी आ जाती है। इसी तरीके से कहानी सीरियल की लंबी चलती जाती है। फिलहाल तो अब सावी को पता चलेगा कि ये सब रक्षम ने किया है तो उसे बहुत बुरा लगेगा। अब अपना सब कुछ वापस पाने के लिए इस सावी और नित्यम को कुछ न कुछ तो खेला खेलना ही पड़ेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। आज ना वो गाना याद आ रहा है, दिला दो घर चंडीगढ़ में। नहीं, घर नहीं दिलाने वाले, लेकिन आपको सीरियल के सेट पर ले जाने वाले हैं। क्या है ना, जुनूनियत जो सीरियल है उसकी शूटिंग होती है चंडीगढ़ में। अब शूटिंग करते हुए शो की प्रोड्यूसर पहुंच गई है सीरियल के सेट पर। तो आप कहेंगे व्हाट्स द बिग न्यूज, प्रोड्यूसर पहुंच गया, प्रोड्यूसर का तो काम है। हाँ, लेकिन हर शो की प्रोड्यूसर सरगुन मेहता नहीं होती ना। जब किस्मत को दो लोगों को मिलाना होता है तो वो कुछ ना कुछ करके मिला ही देती है। लेकिन जब सीरियल में हीरो हीरोइन को मिलाना होता है तो सिर्फ एक ही इंसान वो कर सकता है, और वो है सीरियल के लेखक। सीरियल पंड्या स्टोर में धवल और नताशा को मिलाने के लिए लेखक की जद्दोजहद तो देखिए। कभी धवल को पंड्या स्टोर भेज दिया जाता है तो कभी पंड्या हाउस, और आज तो धवल नताशा के साथ कॉलेज की लाइब्रेरी में कैद हो गए हैं। अब समझ ये नहीं आता कि धवल कॉलेज में किताबों को पढ़ने आते हैं या नताशा को। जब मौका मिले बस नताशा के आगे पीछे ही घूमते रहते हैं। एक्चुअली मैं तो हमेशा, आपको पता ही है, नताशा हूँ तो लाइब्रेरी पढ़ने ही जाती हूँ। धवल आया था अपने भाई से छुपने,
कि भाई अब डांटेंगे तो लाइब्रेरी में चला जाता हूँ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हूँ, फिर आ जाऊँगा। धवल, अगर आपके भाई को पंड्या स्टोर ही चाहिए और लेखक को आपकी और नताशा की प्रेम कहानी का ट्रैक, तो इसका सल्यूशन तो एक ही है कि आप नताशा से शादी कर लीजिए, क्योंकि सुमन माँ नताशा को दहेज में पंड्या स्टोर जो देने वाली है। नताशा और धवल का तो बॉन्डिंग आपको पता ही है, जहाँ पर नताशा होती है वहाँ पर धवल आ जाता है। इन अभी प्यार का तो कुछ पता नहीं, बट नोक झोंक तो है, देखते हैं आगे क्या होता है। हमें पता है कि आप दर्शक भी इसी के इंतज़ार में हैं कि कब धवल नताशा की लव स्टोरी की शुरुआत हो और कब आपको इनके बीच प्यार वाली केमिस्ट्री देखने मिले। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। स्वागत नहीं करेंगे हमारा? जी हाँ, क्या हुआ जब कोलकाता वालों ने लखनऊ जाकर बोला कि भैया स्वागत नहीं करेंगे हमारा? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि नीरजा की टीम खास सास बहू और साजिश के साथ पहुंचे एक्सक्लूसिवली नवाबों के शहर में और उनका उसी अंदाज में स्वागत ना हो? नॉट पॉसिबल। मुस्कुराइए कि आप SBS ओरिजिनल्स देख रहे हैं और हम आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ में, जहां अबीर पहुंच गए हैं अपनी नीरजा के साथ लखनऊ शहर में। मुंबई से सफर शुरू हुआ आसमानों के बादल को चीरते हुए। जब लखनऊ की सरजमीन पर पहुंचे तब वहां सबसे पहले नीरजा और अबीर दोनों मीडिया के सामने रूबरू हुए और उन्होंने अपने दिल की बात की। मेरे कोई दोस्त भी नहीं है बंगाली, बट यस यही मज़ा है कुछ अलग करने में। पंजाबी गुजराती अगर सब कर रहे हैं तो हम बंगाली करेंगे, ताकि लोगों को वहाँ के कल्चर का भी पता चले। इससे क्या फुर्सत मिली, नीरजा और अबीर दोनों तो अपना फोटो क्लिक करवाने लगे ताकि अपनी यादों के झरोखों में लखनऊ शहर की याद भी बसी रहे। लखनऊ शहर में इनका जाना इसलिए हुआ ताकि अबीर नीरजा को लखनऊ की आबो हवा से वाकिफ करा सकें और साथ साथ वहां की जनता से भी मुलाकात करवा सकें, क्योंकि नॉर्थ में टीवी सीरियल देखने वाली जनता बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे में शो का प्रमोशन तो बनता ही है। अपने फैन से मुलाकात की और उसके बाद गाड़ी में सवार हुए और फिर क्या, निकल गए लखनऊ की सड़कों पर और सीधे पहुंच गए हजरतगंज, जहां उन्हें किसी का खतरा नहीं था, चाहे वो दिदून ही क्यों ना हो। तभी तो दोनों मस्त मलंग होकर लखनऊ की गलियों में घूम रहे थे। का फर्स्ट यहाँ पर विजिट था लखनऊ। yes. कैसा लग रहा है लखनऊ शहर? बहुत बहुत अच्छा, क्लीन एंड ग्रीन सिटी, बहुत मजा आया। अलग ही हवा है इस शहर में, बहुत मजा आया।
लखनऊ शहर को जैसे तैसे घूम लिया और वहां के लोगों से भी वाकिफ हो गए। फिर शाम होते होते अबीर और नीरजा दोनों थक से गए और फिर वो वक्त आ ही गया अलविदा कहने का। दोनों ने लखनऊ शहर को और वहां के लोगों को अलविदा कहा, क्योंकि वो जानते हैं कि मुंबई वापस लौटना है, क्योंकि यही तो उनकी कर्म भूमि है जहां शूटिंग करनी है, ताकि वो अपने दर्शकों का एंटरटेनमेंट करते रहें। मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट। एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? क्या वाकई में, यू मीन रियल में ऐसा हो रहा है कि सुमित की सास गृह प्रवेश करवा रही है सुमित का? लेकिन चिंता मत कीजिए, इसके पीछे भी राज है। आखिरकार क्या है ये राज? अब चलिए इसकी परत खोल ही देते हैं। सुमित ने जो वचन लिया था आखिर वो पूरा हो ही गया, और वो दिन आ गया जब वो श्लोक के दिल में जगह बनाने के बाद अब घर में जगह मिल गई है, क्योंकि आज सुमित का गृह प्रवेश हो रहा है, जिसके लिए उसने कड़ी तपस्या की थी। इस लम्हे को पाने के लिए सुमित ने बड़े पापड़ बेले थे। अब सबको पता है श्लोक मेरा पति है, तो सासू माँ फिर भी मुझे अपनाना नहीं चाहती। उनके दिल में मेरे लिए बहुत नफ़रत है। उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं मेरे साथ भी और इन जनरल भी, तो मुझे पसंद नहीं करती। पर फिर भी गृह प्रवेश तो हो रहा है, फाइनली हो रहा है। सुमित का भले ही आज गृह प्रवेश हो रहा हो, लेकिन इसकी समस्या कम नहीं बल्कि बढ़ती जा रही है। मानो सुमित अपने पति के घर नहीं बल्कि बिग बॉस हाउस में आ गई हो, क्योंकि घर में प्रवेश करते ही सुमित को टास्क मिलना शुरू हो गया है, वो भी सासू माँ की तरफ से। सुमित को ये हैवी बर्तन एक हाथ से उठाकर दूसरे हाथ में रखना था, वो भी बिना आवाज किए और बिना गिराए। लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई मददगार नहीं होता उसका ऊपर वाला तो होता ही है। लेकिन अगर जमीन वालों की बात करें तो दादी जरूर सुमित का साथ देगी, तभी तो सुमित ने अपना पहला टास्क पूरा कर लिया है। थालियाँ तो वो दे आर क्वाइट हैवी थालीज, जो मुझे एक हाथ से उठा के दूसरे हाथ में रखनी है, जो बजनी नहीं चाहिए, गिरनी नहीं चाहिए, आवाज़ नहीं करनी चाहिए, वैसी रस्म है। और जो मतलब मेरे लिए तो हर रस्म इंटू 4 है, डिफ़िकल्टी में भी और निभाना भी मुझे। और किसी से गिर जाएगी तो शायद हंसी मजाक में निकल जाए, मुझसे नहीं गिर सकती। तो बस वही है। बट दादी हेल्प मी। तो वो होता है ना, जहाँ अंधेरा होता है वहाँ पर एक खिड़की तो होती है रोशनी की उम्मीद की। तो दादी फ़िलहाल वो है श्लोक के सिवा इस घर में। शी इज़ द ओनली वन हु सपोर्टिंग मी, एंड आई एम श्योर धीरे धीरे करके मेरी टीम में और लोग आ जाएंगे। सुमित तो अपने पिया श्लोक के घर आ गई है, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं है कि अभी आगे और भी मुसीबत आने वाली है। हालांकि सुमित पूरी तरह सज्ज है, तैयार है उन मुश्किलों का सामना करने के लिए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। अब मैं सोच रही हूँ इस कहानी की शुरुआत कैसे की जाए। कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगे वाले फील के साथ, या फिर हम तुम एक लाइब्रेरी में बंद हो, क्योंकि कुछ ऐसा ही हो रहा है पंड्या स्टोर में। नताशा और धवल के बीच में कुछ कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज दोनों लाइब्रेरी में कैद हो गए हैं।
जहान की जिंदगी में खुशी ने दस्तक दी है और ये खुशी शो की कोई नई हीरोइन नहीं बल्कि शो की प्रोड्यूसर साहिबा है, यानी सरगुन मेहता, जिन्हें सेट पर देख सेट के लोगों के चेहरे पर एक रौनक सी आ गई। सरगुन यहाँ अपने कास्ट और क्रू का हालचाल जानने के बाद अपने काम पर निकल गई। प्रोड्यूसर होने के साथ साथ सरगुन एक अभिनेत्री भी है, तो वो अच्छे से जानती है कि प्रोड्यूसर के सेट पर रहने से क्रू का ध्यान बढ़ जाता है। तो चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जहान के हाथ में अपने चाचा के खिलाफ सबूत होने के बावजूद भी वो उन्हें सजा क्यों नहीं दिला पा रहा है। पूरे 23 साल से कह रहे हैं मुझे इंडिया जाना है, मम्मी पापा से मिलना है, मुझे बेगुनाही साबित करनी है। अब कर दी बेगुनाही साबित तो पापा कह रहे हैं नहीं करनी। यार बहुत गलत बात है, वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए था मेरे पापा को, बट ठीक है चलो। अब जहान के चाचा जी इतने शातिर है कि सही वक्त पे उन्होंने अपना रंग बदल दिया और अपने भाई और जहान से माफी मांग ली ताकि उन्हें सजा का भुगतान न करना पड़े। बेघरों की तरह रहे मेरे और आपने बड़ी आसानी से कहते चलो घर चलो, इतनी आसानी से मिल जाएगी आपको माफी। मैंने जो जुर्म किया है मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए, रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं। मैं पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल करने के लिए तैयार हूँ। डिलीट कर। तो कैसी बातें कर रहे हो? ये तो आप चाहते थे, सबूत चाहते थे, सबूत है हमारे पास, अब क्यों डिलीट कर रहे हैं? अरे क्यों कोई मेरी आंखों से आंसू निकलवा सकता है क्या मेरे माँ बाप के अलावा? देखा नहीं कैसे क्लास लगा दी, क्लास मिनट से पहले। वैसे ये जो जहान के चाचा है उन्हें देख आपको शो के प्रोड्यूसर रवि दुबे की याद जरूर आएगी, क्योंकि इनका रिश्ता रवि और सरगुन से बरसों पुराना है। हाँ, सरगुन मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, रवि बहुत पुराना दोस्त है। हम लोग साथ में सास बिना ससुराल करते थे। हमारे सामने सामने ही दोनों ने कोर्टशिप करनी शुरू की, शादी की। तो सरगुन को आई नो सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, पर मैं बहुत साल बाद मिला उससे। एंड शी इज़ एज प्रिटी एज एवर। अच्छी बहुत अच्छी इंसान है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और अच्छी प्रोड्यूसर है, तो इसलिए पूछ रही थी, और अच्छी दोस्त है। भले ही चाचा जी अभी आपको जहान के पापा जी ने बचा लिया है, लेकिन आप भूलिएगा मत कि बुराई का अंत बुरा ही होता है। तो अब आगे से जहान से थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि वो सच दुनिया के सामने लाकर ही रहेगा। चंडीगढ़ से नेहा सावंत की रिपोर्ट। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। अगर आपने वहां जाकर कुछ भी गड़बड़ी की तो ये सब अपनी जिंदगी की जंग हार जाएगी। सोच क्या रही हो तुम? जाओ आगे बढ़ो। जब भी 15 अगस्त और 26 जनवरी आता है तो भाई टीवी सीरियल में भी ऐसी कहानियां लिखी जाती है जहां पर एक बहू को बॉम्ब के बीच में बांध दिया गया है। उस बहू को ये कहा जाता है कि तुम्हें इसको ब्लास्ट करना है, उसको ब्लास्ट करना है, और तो और इमली को भी अभी देखिए गुंडों ने यही कहा है। तो इन्होंने बच्चों को निशाना बनाया था कि स्टेज में बच्चे परफॉर्म करने जाएंगे, ट्रस्टी के आसपास होंगे, तो बच्चों के घड़ियों में बॉम्ब लगाया था, जो कि कैरी की घड़ी में मुझे मिलता है और मुझे शक होता है। मैं स्कूल को इन्फॉर्म करती हूँ और वहाँ से पता चलता है कि ऐसी बहुत घड़ियाँ हो सकती है और बहुत घड़ियाँ बच्चों को दी गई थी, शायद सारी घड़ियों में है। तो एनीवे ये सब करके उनका प्लान चौपट कर देती हूँ बेसिकली मैं। तो फिर क्योंकि वो गुंडे स्कूल में ही पियोन बन के आसपास ही घूम रहे थे, तो उसको लगा कि ये लड़की तो सब ख़राब कर रही है, तो इसने मेरी फैमिली पे अटैक किया और सबको अगवा करके वो लोग ले गए और यहाँ बांध दिया और बोला कि अब इमली जाएगी बॉम्ब जैकेट पहन के, जो हमारा काम था वो तो पूरा करना ही है। तो मेरे को बॉम्ब जैकेट पहना दिया कि अब तुम जाओ बच्चों की जगह और तुम जाके वो काम तमाम करो। कुछ गुंडे आए हैं कैरी जिस स्कूल में पढ़ती है उस स्कूल को ब्लास्ट करने के लिए। अब इससे पहले इमली ने इन गुंडों का प्लान फेल कर दिया था। अब ये गुंडे बदला ले रही हैं इमली और उसके परिवार से।
इमली को उन्होंने बॉम्ब वाला जैकेट पहना दिया है और पूरे घर वालों को बंदी बना लिया है। इमली बहू को कहा जा रहा है कि तुम जाओ स्कूल में और पूरा स्कूल ब्लास्ट कर दो, वरना तुम्हारे परिवार वालों को हम खत्म कर देंगे। वाह, मानना पड़ेगा, कितना नया आइडिया है ना। मैं यहाँ पे आती हूँ जब फैमिली को बचाने, तब सबके सामने वो बॉम्ब जैकेट दिया जाता है और सब लोग मुझे मना करते हैं और मैं बोलती हूँ नहीं, सबको बचाने के लिए करना ही पड़ेगा एंड ऑल। और सारी फैमिली इधर है, मैं बॉम्ब जैकेट पहन के स्कूल में हूँ एंड स्कूल में पूरा सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं 2-3 बार कोशिश करती हूँ, मुझे लगता है कि सिक्योरिटी को बता दूंगी, पता चलता है कि सिक्योरिटी भी मिले हुए हैं। अब इमली ये भला कैसे अपने परिवार को बलिदान होने देगी, इसीलिए वो जाएगी, स्कूल में जाएगी ये बॉम्ब का जैकेट पहनकर। लेकिन डरिए मत, स्कूल ब्लास्ट नहीं होगा। बहू रानी है, ये सारा खेल जानती है, कब किसको ये कैसे बेवकूफ़ बनाना है। ये लोग कुछ ट्रिक काम करते हैं, प्लान करते हैं और फैमिली मिलके, और ये लोग बच जाते हैं इन लोगों से, लड़के। एंड वो चीज़ मुझे फ़ोन यहाँ पे सुनाई देता है कि गुंडा चिल्ला रहा है, अरे अरे सब भागे भागे, उधर उधर ये लोग यहाँ पे बोलते हैं इमली को भागने मत देना। तो मैं भी वहाँ से भाग जाती हूँ। तो मैं वहाँ से भागती हूँ, यहाँ से फैमिली भी भागते हैं बच के। इसलिए इमली चाहती है कि बॉम्ब जैकेट बाहर कहीं पे जाके फेंक दे या वो करे। कुछ ऐसा झोल जरूर होगा जिसमें ये सारे गुंडे ना बेवकूफ़ बन जाएंगे। और इमली इस सयानी तो है ही, वो खुद को भी बचा लेगी, अपने परिवार को भी और स्कूल को भी। फिर उसके बाद सभी मिलकर एक्चुअल में आज़ादी यानी कि इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। मुझे मामा के पास जाना है, बाय। चलो सब लोग। कभी खुशी तो कभी गम लीजिए। जो अयान है वो एक हाथ से गुड न्यूज लेकर आए हैं फालतू के लिए, तो दूसरे हाथ बैड न्यूज भी। जी हाँ, एक तरफ तो क्रिकेट से बैन हटवा दिया, तो दूसरी तरफ डाइवोर्स पेपर्स पर साइन भी कर दिया। अब इसे बोलते हैं ना द बिटर स्वीट इफेक्ट। फालतू का दिल तोड़ के अयान उसे क्रिकेट खेलने का सपना दे गया। एक तरफ अयान ने फालतू की खुशियां छीनी, उसके हाथ में डिवोर्स पेपर देके, तो दूसरी ओर फालतू पर लगे क्रिकेट के बैन को उसने हटवा दिया। अयान जब से माफ़ी मांग रहा था, उसने डिसाइड किया था कि अपनी सारी गलतियों को वो रिवर्स करेगा और माफ़ी तो मांग ही रहा था, बट एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो वो ये दिखाना चाहता था कि सच में शर्मिंदा है। तो उसने फालतू को बोला कि तुम्हारा जो सपना मैंने तुमसे छीना था वो तुम्हें लौटा दिया। तो बैन हट गया फालतू से, है ना। अयान, ये सब करने से पहले एक बार आप फालतू से बात तो कर लेते। जिस स्मार्ट साहब पर फालतू इतना भरोसा करती है, आज उन्होंने ही फालतू का भरोसा तोड़ दिया ये डिवोर्स पेपर साइन करके। तो फालतू को ये लग रहा है कि मार्ट साहब अभी भी उस पर शक कर रहे हैं, इसलिए डिवोर्स दे रहे हैं, पर ऑब्वियसली गलत लग रहा है। और फालतू को दोनों ही बहुत पेन में है, मार्ट साहब भी और फालतू भी। कोई इन दोनों को जरा समझाइए कि सारा फसाद सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों अपने दिल की बात दिल में ही दबा कर रखे हैं। कोई नहीं, टेलीविजन की दुनिया में सब कुछ देरी से ही होता है, लेकिन तुम दोनों ये बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतना तुम दोनों के लिए अच्छा है कि बात करने से ही बात बनती है। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एक थप्पड़ के साथ
अब लक्ष्मी ने तोड़ दी अपनी शादी विक्रांत से। जी हाँ, दैट इज गुड न्यूज। वेल, आप थप्पड़ के साथ तोड़े, मुक्के के साथ तोड़े या फिर ऐसे ही शादी तोड़ दे, हम तो कब से इंतजार कर रहे थे इस मौके का। क्योंकि लक्ष्मी जी, आप माने या ना माने, आपके भाग्य में लिखी है तो सिर्फ ऋषि। रेगुलरली वही कॉस्ट्यूम इतने दिन तक पहनना, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। थोड़ा इरिटेशन होने लगता है, बॉडी में कट्स आ जाते हैं। बहुत बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, मतलब इतने जलते हैं और जब मैं वॉश करती हूँ तो इतने सारे निकलते हैं, बट आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। ये भी इतना भारी है कि अपने आप ही नीचे हो जाता है। जुलाई महीने का कैलेंडर निकाल लीजिए और तारीख देखना शुरू कर दीजिए कि किस दिन से इस सीरियल भाग्य लक्ष्मी में शादी का सीन शुरू हुआ है। कैलेंडर से अब आपने जुलाई का पन्ना भी पीछे कर दिया होगा। आगे आ गया है अगस्त का महीना और अब भी भाग्य लक्ष्मी में शादी का सीन बरकरार है। भाग्य लक्ष्मी की ये शादी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। खत्म होने का अब भी नाम नहीं ले रही है। लगभग 20 दिन से ऊपर हो गए हैं सितारे ये कॉस्ट्यूम पहनते जा रहे हैं, बस पहनते ही जा रहे हैं। साड़ी हो, लहंगा हो या हो शेरवानी। पहले तो जिस दिन पहले दिन ड्रेस आती है ना, अरे वाह ब्यूटीफुल साड़ी, ब्यूटीफुल ज्वेलरी, दूसरे दिन तक ठीक है, तीसरे दिन तक ठीक है, चौथे दिन तो पहले मन भर जाता है। रेगुलरली वही कॉस्ट्यूम इतने दिन तक पहनना, वो ज्वेलरी, हैवी ज्वेलरी के साथ, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। कॉस्ट्यूम रिपीट होता जाता है, हमें पता है, सीक्वेंसेस बहुत लंबे आ जाते हैं, तो उस चक्कर में थोड़े धीरे मेकअप कम हो जाता है, थोड़ा इरिटेशन होने लगता है, बॉडी में कट्स आ जाते हैं, इतने मार्क्स आ जाते हैं जैसे आप देख सकते हैं। तो इट्स अ लिटिल बोरिंग, बट करना पड़ता है फॉर एंटरटेनमेंट। सो या थैंकफुली लकीली माई साड़ी इज़ वेरी लाइट, बहुत लाइट है, नेट है, तो इट्स वेरी गुड। ये भी इतना भारी है कि अपने आप ही नीचे हो जाता है, तो नॉट अ प्रॉब्लम। बट जहाँ पे बहुत बहुत बुरा हुआ मेरे साथ वो मेरा हेयर है, क्योंकि मतलब इतने जलते हैं और जब मैं वॉश करती हूँ तो इतने सारे निकलते हैं और मैं ऐसे करके बस देख रही होती हूँ, बट आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। लक्ष्मी का गहना हो या ऋषि का पीला कुर्ता, इन सब को देख देख कर अब ये एक्टर्स भी एकदम से बोर हो चुके हैं। अब ये भी क्या करें, सीरियल्स में इस शादी ब्याह की कंटिन्यूटी इतनी लंबी चलती है कि एक्ट्रेस का हाल बेहाल हो जाता है। और उस पर जब बरसात हो, हर कपड़े की एक कॉपी होती है, रोज कपड़े ड्राई क्लीन होते हैं। इसका हिसाब किताब कैसे होता है ये तो भाई ड्रेस दादा ही बता सकते हैं, जो इसका पूरा ख्याल रखते हैं। अगर थोड़ा बहुत दागी दुगी रहते तो अपन छुड़ा के फिर क्लीन करके आर्टिस्ट को अपन देते हैं। जैसे कि कपड़े फट जाते हैं, उनको अपना पास टेलर है, टेलर से सिला देता हूँ। आर्टिस्ट को पता रहता है ये कपड़ा फट गया, उन्होंने हमको बता देता है, हम उसी हिसाब से ऑल्ट्रेशन करके उनको समझा के बोल देते हैं, सर अपने कपड़ा फाड़ा तो मैं इसको सिलवा के दिया, आप पहन लो। इस सीरियल की शादी ऐसी ही होती है। अब तक तो दर्शक भी इस बात को समझने लग गए हैं। फिलहाल अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। वो घड़ी आ गई जिस घड़ी ऋषि और विक्रांत का आमना सामना हुआ इस शादी के मंडप में। दोनों जब आमने सामने आए तो इल्जामों का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। तूने जो घर के बाद वो अपने गुंडे रखे वॉचमैन की नौकरी पर लगाए थे ना, ताकि मैं घर के अंदर ना आ पाऊं। तो मुझे स्विमिंग पूल रहेगा तो जाके बिल्कुल सच कर, इससे ना घर के बाद अपने गुंडे रखे ताकि मैं घर के अंदर ना आ पाऊं। उसके गुंडे मुझे स्विमिंग पूल रहेगा, तो मुझे पाने की कोशिश की है। प्लीज मेरी बात नहीं छूट गया। वाह वाह वाह, कहानियां तुम्हें बनाना इससे सीखे। इतनी सी शर्म नहीं है, तुम इतना बड़ा इल्जाम लगाते हो, इतना घटिया इल्जाम लगाते हो हम पर। मुझे तो तरस आता है लक्ष्मी जी ने कि तुझे वो दोस्त बोलती है। तू जैसा नीच इंसान गिरा अंदर किसी ने गिराया कि नहीं? बस कर, तो मेरा हाथ उठ जाएगा। तो उठा ले। ऋषि जो कह रहा है वो 100% सच है। वही विक्रांत पहले दिन से झूठ की बुनियाद पर आगे बढ़ता जा रहा है।
लेकिन आज उसके सारे झूठ का खुलासा हो जाएगा। बस कर ऋषि यार, अरे गलत फहमी झूठ पे गलत बात है, तू मुझे क्रिमिनल और मर्डर बना देगा। क्योंकि तू क्रिमिनल और मर्डर समझे? फिर यहाँ रुको लक्ष्मी जी की वजह से। अगर लक्ष्मी जी यहाँ होती तो यहाँ रुकता भी नहीं, बस यहाँ से शादी करूंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा। लक्ष्मी का नाम अच्छा। ऋषि आया और उसने सारी सच्चाई खोल कर रख दी। गुस्से में आकर जब विक्रांत ने कहा कि मैं तेरा खून कर दूंगा, तब देखिए लक्ष्मी बीच में खड़ी थी, उसे गुस्सा आया और उसने कैसे जोरदार चाटा मार दिया। अब अगर तू मेरे और लक्ष्मी के बीच में आया तो तुझे मारने से मैं हटूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। I will kill you। जी हाँ, अपने ही होने वाले दूल्हे को। इसका मतलब तो साफ है कि लक्ष्मी विक्रांत के साथ कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी। उसके दिल में तो केवल ऋषि है और ऋषि ही रहेगा। इस शादी के मंडप में जितने भी लोग आए हैं, सब ये नजारा देखकर चौंक गए। फिलहाल ये शादी रुक गई है। जाते जाते आपको ये भी बता देते हैं कि अभी इस शादी की कंटिन्यूटी 2-3 दिन और चलने वाली है। इस शादी तो होगी नहीं, लेकिन कपड़े अभी भी बदले नहीं जाएंगे। है मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आखिरकार दिल चकनाचूर हो गया बेचारी आराधना का सीरियल बरसाते में। भाई एक तरफ तो प्यार प्यार ना रहा तो दूसरी तरफ परिवार परिवार ना रहा, ये भी पता चल गया। यानी कि जिस शहर में रह रही थी, अब उसको टाटा बाय बाय कह के देहरादून की तरफ प्रस्थान कर रही है आराधना अपनी माँ को ढूंढने। और साथ में हम ये गाना गा देते हैं, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। दो प्यार करने वालों के बीच दूरियां तो पहले ही आ गई थी। आज तो केवल ये दोनों एक दूसरे से जुदा हो रही हैं। आराधना के लिए अब इस शहर में कुछ भी नहीं बचा, ना उसका परिवार और ना ही प्यार। इसीलिए वो ये शहर छोड़कर एक नए शहर में जा रही है, जहाँ पर वो अपनी माँ को भी ढूंढेगी। जी हाँ, रेयांश का साथ छोड़कर आराधना जा रही है देहरादून। उसकी आंखें नम हैं, मन में बहुत सारे सवाल हैं। आज आराधना की तकलीफ देखकर आसमान भी रो पड़ा है और देखिए कैसे बरसातें कर रहा है। रेयांश यहाँ पर आराधना को रोकने की उम्मीद से आया था, लेकिन अब आराधना किसी के रोकने से नहीं रुकेगी। उसे बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए, जिसके जवाब उसे देहरादून में ही मिलेंगे। आराधना और रेयांश के बीच का ये पूरा सीन बहुत ही इमोशनल था। जब ये मिलते हैं तब भी बरसात होती है, जब ये बिछड़ते हैं तब भी बरसात होती है। बरसात से तो इनका मानना पड़ेगा सॉलिड वाला कनेक्शन है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आराधना जाए और पीछे पीछे रेयांश नहीं आए। जब उसे लगेगा कि आराधना को उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, तब वो भी जरूर जाएगा आराधना के पीछे पीछे देहरादून। और फिर शायद वहाँ पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है अब तक रेयांश के मन में, वो दूर हो जाए। उम्मीद तो हम भी कुछ यही कर रहे हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।